हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बैगला 138 की, जिसकी बुक का नाम है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ध्यान रखने वीडियो वन शॉट रहने वाली है, यानी कि एक सिंगल वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं इस बुक से उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एक सिंगल वीडियो आपके लिए सब्जेक्ट कोड के लिए समाधान हो सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी, एक बार वीडियो को देखना है और खत्म कर लेना है, आप एग्जाम में जाके बैठ जाओ, अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है ना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है, कुछ ही पर्सनल क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स जितने अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से देख सकते हैं। तो आपकी जो बुक है ना, सॉरी, जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट कोड का, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आता है। किसका आता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आता है। तो उसके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन सेम आता नहीं है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ वर्ड्स दे देंगे ऐसे, उसमें क्या आपको सिलेबल्स लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? सिलेबल्स। ठीक है, बताऊंगा अभी क्या होते हैं ये। ठीक है, और आपको स्ट्रेस वर्ड बताना होता है। अब ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स सिलेबल वाइज यूजिंग अ हाइफन। हाइफन क्या होता है? जब हम ये वाला जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई ए वर्ड लिख दिया, यहाँ पर हमने कोई बी वर्ड लिख दिया, तो उसके उस दोनों को अलग करने के लिए हम एक ऐसा यूज़ करते हैं साइन को, उसको हम बोलते हैं हाइफन। ठीक है, तो हमें क्या हाइफन का यूज़ करके क्या करना है, जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं उनको सिलेबल वाइज डिवाइड करना है। ठीक है, और क्या करना है हमें, और मार्क प्राइमरी स्ट्रेसेस। ठीक है, और किन वर्ड में स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि जिनको लाउड बोला जा रहा है तो उसको स्ट्रेस वर्ड कहते हैं, तो वो भी हमको मार्क करते चलना है। ठीक है, स्ट्रेस के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं, इस वाले साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैंने ये बनाया है आपको समझ आ गया। तो समझते हैं कि सिलेबल क्या होते हैं और कैसे इनको हम ये कर सकते सिलेबल वाइज डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल्स आर द सेपरेट पार्ट्स और बीट्स इन अ वर्ड। ठीक है, जो वर्ड होते हैं उनका क्या हम कर दें, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, मान लो कि वर्ड आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो मैं, देखो एक हमारा वर्ड है कैटेस्ट्रोफे। ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, CATS ट्रो और फे। ठीक है ना, यानी कि कैटेस्ट्रोफे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सिलेबल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे ये सिलेबल हो जाएंगे। तो जितने ही वर्ड आपको दे रखे थे आपको कैसे करना है, इनको डिवाइड करना है। अब ये तो क्या होगा, इसके सिलेबल हो गए, लेकिन हमें यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, CA, अब TAS को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइफन यूज़ करना है, इसको हम हाइफन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे TRO, फिर यहाँ पर PHE। समझ आया। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने हाइफन यूज़ करा, इसका यूज़ करके हमें यह करना होता है, सिलेबल लिखने होते हैं। सिलेबल क्या होते हैं, एक जो वर्ड के पार्ट्स। ठीक है, सेपरेट हमने क्या कर दिए, पार्ट्स कर दिए किसके, वर्ड के, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे सिलेबल हो जाएंगे। आया समझ। तो ऐसा वो करना होता है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस रिफर्स टू द सिलेबल वी से लाउडर। तो इन्हीं सिलेबल में जो हमने जो एक वर्ड है उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स लिखे हैं जिससे वो वर्ड बना है, तो उसमें जो लाउडर बोला जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है कि स्ट्रेस रिफर्स टू द सिलेबल वी से लाउडर और मोर फोर्सफुल, जिसमें ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं स्ट्रेस। ठीक है ना, तो आपको यही करना है, उन क्वेश्चन में बताना है। तो आपको मैं सारे नहीं कराऊंगा, 2 से 3 आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, वैसे आपको अपने एग्जाम में करना होता है। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पर हमारा वर्ड था एंग्जाइटी। ठीक है, तो एंग्जाइटी के सिलेबल क्या हो जाएंगे, N जाई ई और TY। तो ये देखो यहाँ पर मैंने हाइफन यूज करा है, जैसा हमको क्वेश्चन में बोला था। ठीक है ना, तो ऐसे आपको अपने एग्जाम में कोई वर्ड आ जाए तो उनके आपको पार्ट्स लिखने होते हैं ऐसे ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सिलेबल्स हो जाएंगे, आपको मैंने बता दिया। और स्ट्रेस की बात करूँ, स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम लाउडली बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, वी से द सेकेंड पार्ट एंग्जाई। तो ये जाई क्या, उसको हम ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, एंग्जाइटी, आप खुद देखो, हम जो जाई है इस पर थोड़ा फोर्सफुल है, हमारा जोर लग रहा है, हम थोड़ा तेज की बोल रहे हैं, एंग्जाइटी। तो देखो जाई पे क्या हो रहा है, थोड़ा लाउडर बोल रहे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाउडर है बाकी से। ठीक है, E से N से TY थोड़ा लाउडर क्या हमारा ये XI है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। और इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला साइन। ठीक है, जैसे मैंने सर्कल करा है तो आप देख सकते हो। तो इसको क्या हम जो भी मेरे को दिखाना है कि इस पर स्ट्रेस ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा लाउडली बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक ये वाला वर्ड यूज़ कर देते हैं। वर्ड कह रहा हूँ, ये वाला हम साइन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा एंग्जाइटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है।
एंग्जाइटी में स्ट्रेस क्या होगा, हमारा सिलेबस क्या हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मैंने बिहेवियर का ले लिया, ठीक है। बिहेवियर में आप देख सकते हो बिहेवियर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, सिलेबल हो जाएंगे, मैंने हाइफन का यूज़ करा है, ठीक है। ऐसे आपको करते रहना अपने एग्जाम में भी। तो ये देख सकते हो, ठीक है, दिस वर्ड हैज़ 3 सिलेबल्स, बी हैव एंड IOUR, ठीक है ना, आ गया समझ। और स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, तो उसका लाउडर पार्ट क्या है, HAV यानी हैव, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा लाउडली बोल रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, देखो हैव मैंने बताया था तो ये है, तो इसमें हमने ये वाला यूज़ कर दिया, ठीक है। देखो जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा आपको बता देता हूँ, देखो, ठीक है, ये वाला जो मैंने साइन यूज करा है, इसको हम स्ट्रेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हैव क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा स्ट्रेस वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे आपको सिलेबस और स्ट्रेस बताना होगा अपने एग्जाम में जब आता है तो, ठीक है, आ गया समझ। चलिए आगे देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, वो आता है कि व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ नॉलेज इन अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एंड द स्क्रॉल टेक्निक ऑफ रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। आपको क्या बताना है यहाँ पर, 6 टाइप बताने हैं नॉलेज के, ठीक है, जो कि हमें क्या कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में यूज़ करते हैं। और एक बताना को स्क्रॉल टेक्निक क्या होती है, जो कि रीडिंग के वक्त हम यूज़ करते हैं फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो हमें बताना है स्क्रॉल टेक्निक क्या होती है और 6 टाइप्स क्या होते हैं ऑफ नॉलेज, ठीक है, इन अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो आपको बताना है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के 6 टाइप्स क्या होते हैं नॉलेज के, और स्क्रॉल टेक्निक बतानी है, ठीक है। तो ध्यान मत रखना है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और यही रिपीट होएगा, तो ऐसे आपको करना होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो देखो, टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरीके से फुली तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए। यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझने के लिए, फुली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या होने चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि टाइप्स ऑफ नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। तो उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 6 टाइप्स हैं, तो बता देता हूँ मैं आपको। पहला है हमारा लेक्सिकल नॉलेज, ठीक है, 6 टाइप बताने, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा लेक्सिकल नॉलेज। इसमें क्या होता है, नोइंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। तो आपके पास 6 टाइप्स ऑफ नॉलेज में पहला क्या आ जाएगा, लेक्सिकल नॉलेज। में क्या होता है कि आपको वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात, आपको मीनिंग ही नहीं पता किसी वर्ड को तो आप पढ़ लो, समझ ही नहीं आएगा कुछ, तो उसका बेकार है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझने के लिए हमें जो पहला नॉलेज होना चाहिए वो वर्ड्स का होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लेक्सिकल नॉलेज। समझ आ गया, आगे देखो। अगला हमारा सिंटैक्टिक नॉलेज। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। वही बात आ गई, अगर हमें उसका क्या है, ग्रामर का स्ट्रक्चर नहीं पता, सेंटेंस कैसे बना है हमें यही नहीं पता, तो हम कैसे उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्टिक नॉलेज। तो आपको ग्रामर की और सेंटेंस के स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो भी कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ रहे हैं उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सी ग्रामर यूज है, आपको पता होना चाहिए, तभी कि आप उसको अच्छे से समझ पाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सेकंड नॉलेज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्टिक नॉलेज। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अगला है हमारा सेमेंटिक नॉलेज। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ सेंटेंस और पैराग्राफ। क्या बोला यहाँ पर, जो सेंटेंस लिखे हैं उनकी मीनिंग को समझना। वर्ड्स पता होंगे, फिर वर्ड पता होने को तुम लेक्सिकल बोलते हैं, उसके बाद हमें क्या ग्रामर का पता होना चाहिए, उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है उसके मीनिंग को समझना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमेंटिक नॉलेज। तो आपको तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आपको तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो सेंटेंस है उसका मीनिंग कैसे पता करें, ठीक है। जो पैराग्राफ है, ठीक है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, तो पैराग्राफ का पता करने के लिए आपको पहले सेंटेंस की मीनिंग पता होगी, तभी क्या आप कर पाओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो मीनिंग्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, समझने के लिए तो उसको हम बोलते हैं सेमेंटिक नॉलेज। आ गया समझ, आगे देखो। अगला है हमारा प्रैग्मेटिक नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, नोइंग हाउ लैंग्वेज वर्क्स इन डिफरेंट सिचुएशन। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है वो भी डिफरेंट सिचुएशन में लिखा गया है, ठीक है, उसमें अलग अलग सिचुएशन की बात हो रही है। तो हमें ये समझना कि भाई जो लैंग्वेज है वो कैसे वर्क करती है अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक नॉलेज, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा वर्ल्ड नॉलेज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड्स न्यू इन्फॉर्मेशन। क्या बोला है कि जो वर्ल्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो कि आपको नई इन्फॉर्मेशन गैदर करने में मदद करता है। तो जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड क्या, दैट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वर्ल्ड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमारी टेक्सचुअल नॉलेज, ठीक है। टेक्सचुअल नॉलेज में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट टेक्स्ट लाइक स्टोरेज और एसेज आर स्ट्रक्चर्ड। तो हमें टेक्स्ट
उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे जो है डिफरेंट टेक्स्ट लिखे जाते हैं, यानी कि स्टोरीज कैसे लिखे जाते हैं, उसमें क्या सिनेरियो होता है, ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसकी नॉलेज जब होगी तब जाके हम किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाएंगे। तो इस 6 नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। आया समझ? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्रॉल टेक्निक की। क्वेश्चन ने बोला था ना स्क्रॉल टेक्निक क्या होती है, तब कोई बताना है। तो एस से होता है सर्वे द टेक्स्ट, ठीक है, बताऊंगा इसका मतलब। उस सी से होता है कनेक्ट, आर से होता है रीड एक्टिवली, ओ से होता है आउटलाइन और एल से होता है लुक। तो स्क्रॉल टेक्निक का मतलब तो ये होता है, इसका मतलब जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या बताया था मैंने, सर्वे द टेक्स्ट। तो इसमें क्या बताएंगे हम, लुक ओवर इट क्विकली बिफोर रीडिंग। हमें होता है ना कि एग्जाम आ रहे हैं तो हम उठाते हैं कॉपी को, भाई फटाफट उसको बस गो थ्रू करते हैं। तो रीडिंग करने से पहले क्या करना होता है, हम उसको देखना होता है कि उसमें बात किस चीज़ की गई है। तो उसको हम बोलते हैं सर्वे द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का सर्वे करना है, किस बारे में बता रहा है, किसके ऊपर ये है, ठीक है ना। तो जो टेक्स्ट लिखा उसको सर्वे करना है, इसका मतलब कि हमें क्या करना है, क्विकली देखना है उस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले कि वो किस बारे में, यानी कि टेक्स्ट का हमें सर्वे करना है। तो हमारा हो जाएगा एस से। उसके बाद सी का क्या बताया था मैंने, कनेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, विद व्हाट यू ऑलरेडी नो, उस टेक्स्ट में आप क्या पहले से जानते हो उसको कनेक्ट करना। मतलब क्या आपको पता चल जाएगा भाई हाँ ये मुझे पता है, तो आप क्या कनेक्ट कर पाओगे उस टेक्स्ट से और आपको इजीली क्या आ जाएगा, वो समझ आ जाएगा। तो स्क्रॉल टेक्निक में क्या होता है, पहले पढ़ते वक्त पढ़ने से पहले उसको देखो किस बारे में वो है, उसके बाद जब पढ़ने बैठो तो कनेक्ट करो। क्या करना है, कनेक्ट करना है कि उसमें आप क्या पहले से जानते हो, तो वहाँ से आपको कनेक्टिविटी बैठेगी तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट आपने कर लिया, उसके बाद आर से क्या था, रीड एक्टिवली, यानी कि फोकस एंड मेक नोट्स एज यू रीड। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ आई उसमें आपने नोट बना लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आई तो उसको क्या करा आपने, नोट्स के बना लिए। जैसे आप रीड करते जाओगे, ठीक है, तो उसको क्या नोट्स आपको बना लेने हैं, यानी कि रीड एक्टिवली, ठीक है। जब हम क्या बोल रहे हैं रीड एक्टिवली का मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हो, जब आप कुछ भी रीड करते हैं ना, अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है उसको हम लिख लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम जो रीड कर रहे हैं वो एक्टिवली कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब यही है, फोकस एंड मेक्स नोट्स एज यू रीड, ठीक है। उसके बाद आता है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या बताओगे, आउटलाइन द मेन पॉइंट्स आफ्टर, ठीक है, रीड, ठीक है। मतलब कि जैसे आप उसको आगे बढ़ते गए, ठीक है, तो आप क्या मेन पॉइंट्स को क्या करते जाओगे, आउटलाइन करते जाओगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना एग्जाम में, बुक जब पढ़ते हैं तो हम उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आउटलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये करना है, मेन पॉइंट को हाईलाइट कर देना है, यानी आउटलाइन उसकी बना देनी है। उसके बाद लुक, आयल से क्या था, लुक, यानी कि बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है। तो हमें एल से लुक है, इसका मतलब क्या है कि पूरा हमने पढ़ लिया, ये तो करते आ रहे हैं, सर्वे करा हमने, कनेक्ट करा, रीड करा, नोट्स बनाए, फिर उसको मेन पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमने क्या सीखा उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो इसको हम बोलते हैं लुक। यानी कि लुक मतलब देखना होता है कि लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्न, यानी कि आपने क्या सीखा ये देखना। तो ये क्या होता है, पूरा हमारी स्क्रॉल टेक्निक होती है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, व्हाट आर द 5 मेजर एबिलिटीज ऑफ अ स्किल्ड रीडर। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में पहला क्या बोला गया है कि 5 मेजर एबिलिटीज क्या होती हैं कि स्किल्ड रीडर की, और हाउ कैन रीडर्स ऑफ अ पोएम डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। इसका मतलब होता है डिफरेंस करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अंतर करना, डिफरेंस करना, ठीक है, डिस्टिंक्स बोलते हैं इसे हम। तो आपको ये बताना है मीनिंग और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको उस दोनों में डिफरेंस बताना है। और पहला क्वेश्चन इसी में क्या था कि आपको 5 मेजर एबिलिटीज बतानी है कि स्किल्ड रीडर की, यानी कि जो पढ़ने में एकदम स्किल्ड होता है, ठीक है। आपने किसी को देखा होगा वो पढ़ते रहते हैं 1-2 घंटे तक बुक को, आपको लगता है मेरा तो मन करता नहीं है, कैसे पढ़ लेता है, तो इसका मतलब वो स्किल्ड रीडर है। तो उसकी 5 मेजर एबिलिटीज आपको बतानी है, ठीक है, और उसके बाद मीनिंग और सिग्निफिकेंस में डिफरेंस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 5 एबिलिटीज ऑफ ए स्किल्ड रीडर क्या क्या हो सकती हैं, देखो। पहला है डिकोडिंग, पहली स्किल क्या है, डिकोडिंग, ठीक है, अपने कान और दिमाग में समय बैठा लो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ लेटर्स एंड साउंड्स वर्क टुगेदर टू मेक वर्ड्स। तो पहले डिकोड करना, डिकोड मतलब क्या होता है, कुछ भी हम पढ़ते उसको डिकोड करना, वो किस बारे में है, तो अंडरस्टैंडिंग हाउ लेटर्स एंड साउंड वर्क टुगेदर। तो पहले ये समझना कि जो लेटर है और जो साउंड है वो कैसे काम करते हैं साथ आके, ताकि वो वर्ड बनाए, ठीक है ना। तो वर्ड कैसे बन रहे हैं, वो लेटर्स जब साथ में आ रहे हैं उनमें कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेटर और साउंड साथ में वर्क कर रहे हैं, वर्क टुगेदर टू मेक वर्ड्स, ठीक है, ये समझना। तो पहले डिकोड करना जो भी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है फ्लुएंसी, ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब होता है तेज, ठीक है। तो आपने देखा होगा चलो इंग्लिश में क्या होता है, तेज होता है, तो हम क्या बोलते हैं उनकी इंग्लिश कैसी है, फ्लुएंट है। तो फ्लुएंसी का मतलब यहाँ पे यही समझ लो। तो रीडिंग क्या है, स्मूथली एंड क्विकली विदाउट टू मैनी
मिस्टेक्स। तो क्या करना है हमें, रीडिंग फ्लुएंसी का मतलब क्या बताओगे, ये एक स्किल हो जाएगी सेकंड, जो कि एक जो स्किल्ड है ना पूरा रीडिंग में, उसके पास ये होती है, यानी कि रीडिंग में फ्लुएंसी आना, फटाफट रीड करना और अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है। तो रीडिंग स्मूथली एंड क्विकली विदाउट टू मैनी मिस्टेक्स, ठीक है, बिना किसी बहुत ज़्यादा मिस्टेक के बिना पढ़ना, ठीक है ना, बिना कोई मिस्टेक के पढ़ना जल्दी और स्मूथली, तो उसको हम बोलेंगे फ्लुएंसी। तो एक अच्छे स्किल्ड वाले रीडर के पास ही होती है, ठीक है। आया समझ? आगे देखो, पहले इसको इरेज कर लूँ 2 मिनट। देखो क्या है, वोकैबुलरी, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। जो एक अच्छा रीडर होगा ना, उसका शब्दकोश, यानी कि इंग्लिश में कहूँ तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो बिना बिना वोकैब के तो कोई रीडिंग करेगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो वोकैबुलरी हमारी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो वोकैबुलरी में क्या बताओगे, नोइंग लोड्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जो स्किल्ड रीडर होता है वो बहुत सारे वर्ड्स को जानता है और उनका मीनिंग भी जानता है, तो उसकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी थर्ड स्किल्ड आ जाएगी अच्छे रीडर की, ठीक है ना, कि वो क्या जानता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं और उसके मीनिंग को जानता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, फुली अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड। जो कॉम्प्रिहेंशन था ना, उसने उसमें क्या सीखा उसको पूरा समझ आएगा, ठीक है ना। जो स्किल रीडर होता है उसने पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ दिया, उसके बाद वो पूरी तरीके से क्या, फुली अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड। जो अच्छा रीडर होता है, स्किल रीडर होता है, उसको पता होता है कि उसने क्या समझा, उसको पूरा कॉम्प्रिहेंशन से समझ आ जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो चौथी स्किल हो जाएगी ये। पांचवी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है भाई, जो उसने दे दिया, मान लो उसने कुछ रीडिंग करी, अब ये नहीं कि जैसा उसने रीड करा उसको ऐसा मान लिया, उसने कुछ पढ़ा, अब उसको जांच करेगा भाई वो सही है या गलत है, इसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं है, तो ये सब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में आती है। मतलब कि जैसा उस रीडिंग उसने टेक्स्ट पढ़ा उसमें लिखा तो उसको वैसा ना मानना, उसमें कुछ अपने थिंकिंग लगाना, या अगर ऐसा है तो यार क्यों, अगर ऐसा लिखा है तो ये क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो क्रिटिकल थिंकिंग इसे हम कहते हैं। तो एक अच्छे रीडर के पास क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग की एक एबिलिटी होती है। तो बीइंग एबल टू एनालाइज एंड क्वेश्चन व्हाट यू रीड, ठीक है ना। तो जो उसने पढ़ा, जो अच्छा रीडर तो उसने पढ़ा तो क्या करता है, वो क्वेश्चन करता है और एनालाइज करता है उस पूरे टेक्स्ट को, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो ध्यान रखना, ये 5 क्या होती है हमारी मेजर एबिलिटी होती है कि स्किल्ड रीडर की, ठीक है। एक स्किल्ड रीडर की एक क्या होती है, 5 एबिलिटीज हमने बात करी, तो आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में था, मीनिंग और सिग्निफिकेंस का क्या बताना है हमें, डिफरेंस बताना है, ठीक है। बहुत आसान है, तो देखो मीनिंग की बात करें, द लिटरल और सरफेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम्स वर्ड्स, ठीक है ना। मतलब कि बोला कि लिटरल मीनिंग क्या है उसकी, पोएम जब आप पढ़ते हो उसमें क्या होता है ना, कि हमें लगता है उसका मीनिंग ये होगा, हम वर्ड पे जाते हैं, ठीक है, उसकी लिटरल मीनिंग पे जाते हैं, बट उसकी हकीकत में मीनिंग कुछ और होती है, उस वर्ड का सिग्निफिकेंस वहाँ पर कुछ और ही हो रहा होता है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस आगे बात हम करेंगे, तो मीनिंग का मतलब क्या होता है, उसकी लिटरल मीनिंग, ठीक है, जो हकीकत में हमें लग रहा है कि होगा, बट वैसा होता नहीं है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस कुछ और होता है, उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ और होते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब हमारा होता है कि उसकी महत्वता कितनी है। तो मीनिंग का क्या हो जाएगा, द लिटरल और सरफेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम्स वर्ड। जो पोएम में जैसे जैसे वर्ड लिखे हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, जैसा उसको हम पढ़ पा रहे हैं हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा मीनिंग जैसा हमको लग रहा है, बट उसकी सिग्निफिकेंस कुछ और ही होती है, ठीक है। तो देखो द डीपर मैसेज, ठीक है ना, वो पोएम हमें कुछ ना कुछ डीपर मैसेज दे रही होती है, तो उसको समझने के लिए जब हम यूज करते हो सिग्निफिकेंस बोलते हैं, यानी कि उस पोएम की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उस वर्ड्स की सिग्निफिकेंस क्या है जब हम पोएम पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना उसको हम सिग्निफिकेंस बोलते हैं। द डीपर मैसेज, जो उसका गहराई वाला मैसेज क्या है, वो क्या सिखा रही है, उसका मोरल क्या है पोएम का, तो वो बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। द डीपर मैसेज, थीम्स और इमोशनल इम्पैक्ट द पोएम हैज़ ऑन द रीडर। उस पोएम को पढ़ रहा है, उस पर क्या इमोशनल टच है, क्या उसकी थीम है, क्या उसका डीपर मैसेज है, उसको समझना, तो वो क्या होता है, हमारा सिग्निफिकेंस होता है। एक पोएम आपने पढ़ी उसमें कुछ नहीं था, उसके सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसने एक डीपर मैसेज छोड़ा, उसकी एक थीम थी, उसने एक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा रीडर के पे, उसको मजा आया, तो उसको हम बोलते हैं भाई इस पोएम का सिग्निफिकेंस ऐसा ऐसा है, ठीक है, समझ आ गया। तो मीनिंग और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग का मतलब तो ये होता है हमने जो पढ़ा हमने उसको समझ लिया, ठीक है, बट उसका सिग्निफिकेंस कुछ और होता है, उसकी महत्व कुछ और ही होता है, जो पोएम हमसे वो कह रही होती है, ठीक है, आ गया समझ। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस द एम्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एंड मेंशन द नोन एज वेल एज अनोन एलिमेंट्स ऑफ द रीडिंग अ टेक्स्ट। तो आपको क्या बताना है कि एम्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स,
एम क्या है, ठीक है ना, मतलब कि उद्देश्य क्या है एक डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स की, ठीक है, जो रीडिंग स्किल्स हम कर रहे हैं उसको अच्छे से डेवलप क्यों करना है, इसका एम क्या है, ठीक है, वो मेंशन करना है। और यही बताना है कि द नॉन एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनोन एलिमेंट्स क्या होते हैं टेक्स्ट के, ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसके नॉन एलिमेंट्स क्या होते हैं और अनोन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ समझ आएगा, रटना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्या, एम्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, ठीक है ना। एक डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स के एम्स क्या होंगे, पहला है अंडरस्टैंड बेटर। भाई किसी भी टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो रीडिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। रीडिंग स्किल्स क्यों बढ़ाते हैं भाई, रीडिंग क्यों सीखते हैं, ताकि हम क्या बेटर से समझ पाएँ। आज के टाइम पे लोग इंग्लिश बोलना क्यों सीखते हैं, ताकि वो दूसरे बंदे की इंग्लिश को समझ पाए, सिंपल सी बात है। तो इसे अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे ही कोई अपनी रीडिंग बढ़ाना चाह रहा है, रीडिंग स्किल्स को सुधारना चाह रहा है, डेवलप करना चाह रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाना चाहता है रीडिंग टेक्स्ट की। सिंपल है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, कि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गया भाई, इसका पहला एम हो जाएगा, ठीक है। तो बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मोर क्लियरली, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि उसमें हमारा एसे आ जाएगा, ठीक है, एसे आ जाएगा, स्टोरीज आ जाएंगी, नॉवेल्स आ जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट हैं। तो रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने का पहला एम क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हैं उनको समझने के लिए वो एबल हो जाएगा, ताकि वो मोर क्लियरली, ज़्यादा अच्छे से, वो साफ सुथरे तरीके से, मतलब कि एकदम क्लियर कट उसको समझ आए। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो रीडिंग स्किल्स को बेटर कर रहा है, ठीक है ना। समझ आ गया भाई, कुछ दिक्कत, आगे चलते हैं। उसके बाद है रीड फ्लुएंटली, ठीक है ना, कि रीडिंग विदाउट स्ट्रगलिंग और स्लोइंग डाउन टू मच, ठीक है। क्या बोला भाई, अपने उसका दूसरा एम क्या हो जाएगा, ताकि वो जल्दी जल्दी पढ़ पाए, ठीक है, बिना रुके जल्दी जल्दी पढ़ पाए, वो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा एम हो जाएगा एक रीडिंग स्किल को डेवलप करने का, ठीक है, यानी कि रीड फ्लुएंटली, ठीक है ना। तो बिना रीडिंग में कोई स्ट्रगल ना हो, ठीक है, और ज़्यादा रुके ना, ठीक है, स्लोइंग डाउन टू मच मतलब ज़्यादा रुके ना, धीरे धीरे ना पढ़े, इसलिए क्या करना चाहता है वो, रीडिंग स्किल को डेवलप करना चाहता है। तो दूसरे एम क्या हो जाएगा, रीड फ्लुएंटली, यानी कि तेज पढ़ने के लिए रीडिंग स्किल चाहिए। आया समझ, आगे चलो। तीसरा है भाई लर्न न्यू वर्ड्स, क्यों करना चाहता है वो, अपनी जो रीडिंग स्किल क्यों बढ़ाना चाहता है, ताकि वो नए वर्ड्स को समझ पाए, ठीक है, ताकि वो नए वर्ड को सीख पाए, यानी कि लर्न न्यू वर्ड्स का हो जाएगा हमारा तीसरा एम हो जाएगा अपने स्किल को डेवलप करने का, ठीक है, रीडिंग की। तो एक्सपेंडिंग योर वोकेबलरी बाय एनकाउंटरिंग न्यू वर्ड्स इन कंटेक्स्ट, ठीक है, जो टेक्स्ट वो पढ़ रहा है, रीडिंग स्किल्स को आ जाएगी तो पढ़ेगा तो कुछ नए नए वर्ड्स भी सीखेगा, ठीक है। आप कुछ पढ़ते हो तो कुछ नए नए वर्ड आपको जानने को मिलते हैं, तो क्या कर रहे हो भाई, पढ़ रहे हो, आप एक स्किल अपनी बना रहे हो रीडिंग की, ठीक है ना, तो आपको क्या उससे नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, यानी कि तीसरा हमारा मेन एम हो जाएगा भाई, नए वर्ड को सीखना, यानी कि लर्न न्यू वर्ड्स, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, थिंक क्रिटिकली, यानी कि क्रिटिकली थिंक करने के लिए, सोचने के लिए हमें क्या है, अपने जो रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं ना, वो कुछ भी बातों को ऐसे नहीं मान लेते, वो बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, अपनी थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, तो थिंक क्रिटिकली, तो सोचने के लिए क्या है, हमें अपनी रीडिंग स्किल को अच्छा करना है, ठीक है ना। तो बीइंग एबल टू एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना। भाई जो टेक्स्ट लिखा है वो रीडिंग हमने जो करी, कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ा, उसमें क्या बातें थी, उसमें क्या नहीं थी, उसमें क्वेश्चन करना है, ये सब हम इसमें एबल हो जाएं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी थिंक क्रिटिकली, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए क्या होगा भाई, हमारी रीडिंग स्किल्स हमारी अच्छी, रीडिंग स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। आया समझ, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन इसमें दे रखा था हमारा कि नॉन एलिमेंट क्या है और अनोन एलिमेंट क्या है एक टेक्स्ट के। तो पहले हम बात करते हैं नॉन एलिमेंट्स की, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दीज आर थिंग्स यू आर फेमिलियर विद इन अ टेक्स्ट लाइक वर्ड्स और आइडियाज यू ऑलरेडी नो, यानी अंडरस्टैंड, ठीक है। नॉन एलिमेंट्स, नो मतलब होता है जिसको हमें पहले से जानते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि नॉन पर्सन है, इसका मतलब उसको पहले से जानते हैं। तो नॉन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिसको हम पहले से जानते हैं। अब एलिमेंट्स किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है,
एक जो टेक्स्ट हमने पढ़ा उसमें हम कुछ वर्ड्स को पहले से जानते होंगे, ठीक है, कुछ को नहीं जानते होंगे, तो ऐसे वर्ड्स जिसको हम पहले से जानते हैं, ऐसा आइडिया जो टेक्स्ट में दे रखा है हमें वो पहले से पता है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे नोन एलिमेंट्स हो जाएंगे। आपको समझ आ गया? तो देखो, तो दीज आर थिंग्स यू आर फैमिलियर विद, यानी जिससे आप फैमिलियर हो। एक टेक्स्ट के अंदर वैसे वैसे वर्ड्स, वैसे वैसे आइडियाज, वैसे वैसे ग्रामर के रूल्स जिससे आप फैमिलियर हो, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो वर्ड्स हैं, आइडियाज है, जिसको हम पहले से समझते हो या जानते हो, तो हमारे नॉन एलिमेंट्स हो जाएंगे। नॉन एलिमेंट्स के उल्टे हो जाएंगे बिल्कुल, जिसको आप भाई पहले से जानते ही नहीं हो, आपकी नज़र में पूरा स्कूल खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं चले, ऐसा कुछ भी होता है, ये वर्ड भी होता है, तो हमारे अनोन एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, दीज आर न्यू और चैलेंजिंग वर्ड्स और आइडियाज दैट रिक्वायर यू टू थिंक हार्डर और लर्न समथिंग न्यू। तो उस टेक्स्ट में कुछ ऐसा जिसको देखकर आप समझ नहीं पाए भाई कहना क्या चाह रहा है, कुछ वर्ड ऐसा आ गया, कुछ वोकैबुलरी ऐसी आ गई जिसको आपको नहीं पता, उसको समझने में आपको टाइम लग रहा है, चैलेंज लग रहा है भाई, चैलेंजिंग वर्ड कुछ आ गया, तो वो क्या हो जाएंगे, अननोन एलिमेंट हो जाएंगे, जिसको आप नहीं जानते पहले से। तो हम कह सकते हैं ऐसे कुछ वर्ड, ऐसे कुछ आइडियाज जिसको हम पहले से नहीं जानते, वो क्या हो जाएंगे, हमारे उस टेक्स्ट के अननोन एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है भाई, समझ आ गया? ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई हमारा, कि ब्रीफली डिस्कस द वेरियस लिंग्विस्टिक लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। तब क्या बताना है भाई, लिंग्विस्टिक लेवल बताने कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है ना। और व्हाट इज मीन्ड बाय रीडिंग बिटवीन द लाइंस इन कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बताना है कि वेरियस लिंग्विस्टिक लेवल्स क्या है कॉम्प्रीहेंशन के, और आपको ये बताना है कि भाई रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है, ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है, समझ आ गया? तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। रीडिंग द बिटवीन का लाइंस मतलब यही बता देता हूँ, जब आप पोएम पढ़ते हो, ठीक है, आपने पोएम पढ़ा, आपको कुछ समझ उसमें आएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, ऐसे ऐसे वर्ड दे रखे होते हैं जो डायरेक्ट अपना मीनिंग नहीं बता रहे होते हैं, उसमें कुछ गहरी बातचीत हो रही होती है, ठीक है, जिसमें डीपर मीनिंग निकल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक समझते हैं, इसको हम बोलते हैं रीडिंग द बिटवीन लाइन्स, ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना, समझ आ गया? आपने मुहावरे देखे होंगे, ठीक है, जो मुहावरे हमारे होते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं 9 2 11 हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो कोई यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा ना, वो गिनती यहाँ पर बता रहा है, उसका मतलब है यहाँ से चले जा, तो ये क्या उसका डीपर मीनिंग है। तो हमने क्या करा, 9 2 11 का मतलब यहाँ पर क्या है, जो उसका मतलब हमने निकाला यहाँ से चल जाने का, तो इसका मतलब है हमने 9 2 11 को कैसे पढ़ा, उसके बिटवीन द लाइन्स पढ़ा, ठीक है ना, इसको हमने सोचा आउट ऑफ द बॉक्स है वो एक तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना, समझ आ गया भाई, रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या है, दोबारा समझ लेंगे आगे। तो पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक लेवल्स क्या है कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है। तो देखो, पहला है हमारा फोनोलॉजिकल लेवल, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग साउंड्स एंड लेटर्स, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला लेवल लिंग्विस्टिक का, कि जो साउंड है और जो लेटर है उसको समझना, ठीक है। जो टेक्स्ट है उसमें क्या साउंड आ रहा है, कुछ वर्ड पढ़ेंगे उसमें कुछ आवाज़ें भी तो निकलती हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ साउंड होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ ना ए, तो जो ए आवाज़ में अपने मुंह से बोल रहा हूँ, तो ए का साउंड है ये। तो एक टेक्स्ट में जो वर्ड्स हैं उनके लेटर्स को समझना, उनके साउंड को समझना, उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल लेवल, ठीक है, समझ आ गया? अगला है हमारा लेक्सिकल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है भाई, नोइंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। लेक्सिकल का मतलब क्या है, जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो वर्ड्स दे रखे हैं उसका मीनिंग जानना, ठीक है, नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, वर्ड्स की मीनिंग को जानना क्या हो जाएगा, हमारा लेक्सिकल हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो, अगला है हमारा सिंटैक्टिक, ठीक है, अभी पढ़ा था ना पहले, तो वही सब है यहाँ, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो सिंटैक्टिक में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ सेंटेंस आर स्ट्रक्चर्ड। तो लिंग्विस्टिक लेवल का जो तीसरा टाइप आता है वो होता है सिंटैक्टिक, जिसमें क्या होता है कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, ठीक है, किस प्रकार से उनको स्ट्रक्चर किया गया है उस टेक्स्ट में, किसी भाषा का हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं इंग्लिश की बात हो रही है, वो किसी का भी हो सकता है। तो सिंटैक्टिक लेवल ये होता है कि भाई स्ट्रक्चर कैसे किया गया एक सेंटेंस का, उसको समझना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्टिक लेवल। अगला है हमारा सेमेंटिक, ठीक है, तो नोइंग व्हाट द सेंटेंस मीन। अब सेंटेंस का मतलब क्या है ये समझना, इसको हम बोलते हैं सेमेंटिक लेवल, ठीक है, लिंग्विस्टिक का, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रैग्मेटिक, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। वो पीछे ही मैंने आपको बताया था कि ये समझना कि भाई जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज़ की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक, ठीक है ना। तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
अब अगला है भाई हमारे रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिडन मीनिंग, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था 9 2 11 होना, तो 9 2 11 का हिडन मीनिंग कुछ और तो आपको बता ही चुका हूँ। तो वो क्या हो जाएगा भाई, हमने क्या कहा रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उसका डीपर मैसेज क्या था, उसका हिडन मैसेज क्या था वो हमने जाना, तो उसको हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, दिस मीन्स यानी रीडिंग बिटवीन द लाइन का मतलब क्या है, फिगरिंग आउट द हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग, वो क्या मीनिंग उसकी इम्प्लाई हो रही है, वहाँ पर क्या पता चल रहा है, उसकी छुपी हुई मतलब क्या है उसका, ठीक है ना। तो हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग इन अ टेक्स्ट दैट्स इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। भाई पोएम जब हम पढ़ते हैं उसमें कुछ डायरेक्टली बताया ही नहीं होता, अपनी 11th में इंग्लिश पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी, उससे पहले पढ़ी है, कितनी सारी पोएम हमने पढ़ी है, उसमें जो मीनिंग होता है कभी भी डायरेक्टली नहीं बता रखा होता है। जब टीचर हमें बता रहा होता है तब उसका मतलब समझ आता है, यार हम तो कुछ सोच सोच रहे थे, ये तो कुछ और ही बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या होता है, स्टेटेड नहीं होते, डायरेक्टली वो नहीं बता रखा होता है मीनिंग, उसमें क्या होता है हिडन मीनिंग होती है कुछ लाइंस में, कुछ वर्ड्स में, तो उसे हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना। उस हिडन मीनिंग को जानना ही क्या हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। इट रिक्वायर्स केयरफुल थिंकिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या भाई थिंकिंग कैसी चाहिए, केयरफुल थिंकिंग चाहिए, सोचना पड़ता है भाई क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। 3 से 4 बार बोल चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ, समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल विद एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। अब वो क्या बताने हैं, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट क्या होते हैं, ठीक है, और एग्जांपल के साथ बताने हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें मैंने सारे बता रहा हूँ, ठीक है, कितने प्रकार के हमारे टेक्स्ट होते हैं। और ध्यान ये रखना कि भाई इसमें अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको 4 से 5 इसके टाइप्स बताऊँगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 जो बताऊंगा ना अलग से भी आ सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि भाई सेपरेटली आएगा ये, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार आ रखा था, मैंने इनको एक साथ ही ले लिया कि भाई क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट उधर ध्यान रखना है। तो पहला है हमारा नरेटिव टेक्स्ट, ठीक है। नरेटिव का टेक्स्ट मतलब क्या होता है, ऐसा टेक्स्ट, ऐसा जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लेख जिसमें कुछ स्टोरी बताई गई हो, एक नरेटिव तैयार किया गया हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नरेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसका पर्पस क्या हो जाएगा, इसका पर्पस हो जाएगा टू टेल अ स्टोरी, यानी कि एक स्टोरी बताना, ठीक है। कोई भी आप कहानी पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, उसमें एक नरेटिव तैयार होता है। अपने खरगोश और उसकी कछुई कहानी पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसमें एक नरेटिव होता है कि भाई पहले जो कछुआ धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है, वो फिर आगे जाके सो जाता है, ठीक है। सोचता है भाई बहुत टाइम है, तो कछुआ धीरे धीरे चल के वो आगे निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नरेटिव क्या था आप समझ गए, तो इसको एक स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है। तो नरेटिव टेक्स्ट में क्या होता है, इसका पर्पस एक स्टोरी टेल करना, ठीक है। फीचर क्या हो जाएंगे भाई, इसमें एक नरेटिव तैयार किया जाता है, इसमें करेक्टर बताए जाते हैं, कौन कौन करेक्टर हैं, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, ठीक है, बिगनिंग में क्या हुआ, मिडल में क्या हुआ और एंड में क्या होगा, यानी कि सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। पहले कुछ बताया हुआ ये हुआ, उसके बाद बीच में कुछ हुआ होगा, फिर लास्ट में एक एंड कर देते हैं उस स्टोरी को, ठीक है ना, समझ आ गया। तो नरेटिव्स हैव कैरेक्टर्स, ठीक है। नरेटिव टेक्स्ट में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं यानी पात्र होते हैं, ठीक है। और सेटिंग होती है, मतलब किसके इर्द गिर्द वो घूम रही है, ठीक है, पूरी स्टोरी। टाइम बताते हैं, मतलब किस टाइम की बात है, प्लेस की बात भी होती है, ठीक है। एंड अ प्लॉट यानी बिगिनिंग मिडल और एंड होता है उस स्टोरी का, ठीक है। तो सिंपल से अगर बताऊँ ना भाई, पर्पस आपको ध्यान रखना है कि जिसमें स्टोरी बताई गई होती है, कि स्टोरी में एक नरेटिव तैयार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नरेटिव टेक्स्ट, ठीक है। ऑफन दे इंक्लूड अ प्रॉब्लम दैट गेट्स सोल्व, ठीक है। स्टोरी में क्या होता है, एंड शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम होती है और लास्ट में वो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है, वो सोल्व हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टोरी नरेटिव टेक्स्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है एक, और लास्ट में क्या उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, गेट सोल्व, ठीक है ना, समझ आ गया। आगे देखो, एग्जाम्पल के लिए बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें फेरी टेल्स, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में अंतर क्या है, देखो एग्जाम्पल्स का मतलब है स्टोरी में, यानी कि जो नरेटिव टेक्स्ट होते हैं इसमें कौन कौन से हमारा आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल की मैंने यहाँ पे एक ले लिया है, ठीक है, स्टोरी टाइप में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। तो नरेटिव टेक्स्ट में एग्जाम्पल के लिए क्या क्या आ जाएगा, फेरी टेल्स आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज आ जाएंगी, नॉवेल्स आ जाएंगी, ठीक है, और पर्सनल एनेक्डोट्स आ जाएंगे, ठीक है, एनेक्डोट्स, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे एक ले लिया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग बॉय, ठीक है ना, एक नरेटिव तैयार किया ना कि एक समय की बात है, यंग बॉय था, ठीक है, हु ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ नाइट। नाइट क्या होता है, एक घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार सैनिक को हम नाइट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ड्रीम क्या था कि वो नाइट बनना चाहता था, ठीक है। अब उसके बाद उसको क्या प्रॉब्लम आई, उसने क्या करा, ठीक है, कैसे उसने बना, तो ये सब आगे स्टोरी आगे बना दी जाती है, ठीक है। देखो ना, डॉट का मतलब है आगे इसमें और कुछ भी कहानी होगी, लास्ट में बना या नहीं बना,
तो सब क्या क्या उसको दिक्कतें आई, तो सब इसे बता देते हैं, ठीक है। एक तरह से नरेटिव तैयार करना, नरेटिव तैयार कर दिया भाई हमने, नाइट बनना था एक लड़के को, ठीक है। अब वो बना या नहीं बना, अब किस इर्द गिर्द ये कहानी घुमाना चाहते हैं, स्टोरी घुमाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नरेटिव टेक्स्ट। आया समझ भाई? आगे देखो, अगला हमारा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन को काफ़ी डिटेल में बताया गया होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, ठीक है ना। जब किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में बताते हैं, वो क्या होता है, हमारा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है, ठीक है। 2 बार बोला है मैंने, समझ आना जाना चाहिए, ठीक है। तो पर्पस में क्या बताएंगे, टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल, ठीक है ना। किसी भी क्या है, किसी भी चीज़ को डिटेल में बताना, डिस्क्राइब करना, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले लो, द सनसेट पेंटेड द स्काई इन ब्रिलियंट, ठीक है, ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, वाइट द ओशन, ठीक है, और शिमर्ड बिलो, रिफ्लेक्टिंग द कलर्स लाइक अ जियांट मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है भाई, द सनसेट पेंटेड द स्काई इन ब्रिलियंट ह्यूज, तो यहाँ पर कुछ एक डिटेल में बताया जा रहा है कि भाई जो उसने पेंट किया एक ऑरेंज में, ठीक है, फिर पिंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको देखा होगा, यहाँ पर कुछ डिटेल में ही बता रखा है हमें, ठीक है ना। तो किसी भी टेक्स्ट को डिटेल में बताना तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो जाएगा, समझ आ गया। उसके बाद हमारा एक्सपोजिटरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, टू एक्सप्लेन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, कोई टॉपिक है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोजिटरी। आप कोई मान लो कि आप बुक पढ़ते हो, ठीक है ना, अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई सी बुक हो सकती है आपकी, ठीक है, आपकी कोई सी बुक है, उसमें कुछ टॉपिक हो रखे होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, आपको पता है, बिना टॉपिक का तो बुक ही खत्म है। तो टॉपिक होते हैं, तो उसको जैसे समझाया गया होता है, उस टॉपिक को जैसे लिखा गया होता है एनसीईआरटी के लाइन में, तो उसको क्या हम बोलेंगे भाई, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, क्योंकि हमको कुछ टॉपिक समझाया गया होता है, तो समझ आ गया। तो फीचर्स क्या हो जाएंगे, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट आर फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। तो फैक्चुअल होता है, उसमें बहुत सारा डेटा दे रखा होता है, उसको कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ आपको एक्सप्लेन ही कर रहा होता है वो, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया आ जाएंगे स्कूल की जो बुक्स होते हैं हमारी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में आ जाती है, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेनेटरी भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली एंड इंक्लूड फैक्ट्स, ठीक है। ये नहीं कि उसमें कहीं कहीं की बातें हो रही है, कुछ टॉपिक बता रहे हैं तो उसमें बिल्कुल क्या है, एक लॉजिकली अरेंज्ड होती है हर चीज़, ठीक है ना, और सिस्टमेटिकली तरीके से होती है। तो ये हो जाएंगे हमारे एक्सपोजिटरी टेक्स्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हमके टेक्स्ट बुक आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ जाएगा, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूज़ आर्टिकल्स आ जाएंगे, अब कोई न्यूज़ आप पढ़ते हैं, उसमें जो आर्टिकल होता है वो किसी घटना के बारे में बता रहा होता है, अब वो सीरियल वाइज ही बता रखा होता है, ठीक है। आपको घटना क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, और रिपोर्ट्स आ जाएगी इसमें, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल परसुएसिव टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब अपनी बात किसी को हमने बताई और हम चाहते हो मान ले ऐसे ही, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, परसुएसिव टेक्स्ट होते हैं, मतलब कि ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लेख जिसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें कही गई है, तो उसको हमें क्या मान ले, उसको परसुएड कर ले, ठीक है। परसुएड मतलब मानना, उसको मान ले, तो क्या हो जाएगा हमारा परसुएसिव टेक्स्ट हो जाएगा। देखो जैसे कि टू कन्विंस द रीडर टू बिलीव और डू समथिंग, ठीक है। टू कन्वे, हमें कन्विंस करना, जो रीडर है ना उसको कन्विंस करना उस टेक्स्ट से कि भाई वो उस पर बिलीव करे, उसको माने, उसको करे ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं परसुएसिव टेक्स्ट। तो पर्पस क्या हो जाएगा इस टेक्स्ट का, कि उस रिलेट से कन्विंस करना, भाई वो ऐसा होता ही है तो करना है ऐसा, ठीक है। तो इसका पर्पस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फीचर्स में क्या हो जाएगा कि परसुएसिव टेक्स्ट यूज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, रीजंस एंड एविडेंस टू परसुएड द रीडर, ठीक है ना। रीडर को वो चीज़ मानने के लिए आर्गुमेंट यूज करेंगे, रीजंस यूज करेंगे उस टेक्स्ट में, ताकि जो वो रीडर है उसको मान ले वो, ठीक है, जो पढ़ रहा है। और दे ऑफन प्रेजेंट वन साइड आर्गुमेंट, और जो ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिसको हम परसुएसिव टेक्स्ट बोलते हैं, तो उसमें एक साइड की बातें करी होती हैं, ठीक है, उसमें दूसरे साइड की बातें करी नहीं होती, तभी क्या है जो परसुएड उसको कर लेता है, जो रीडर होता है। अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा है तो वो उसको वैसा ही मान लेगा जैसा टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें वैसा वैसे जो होता है ना परसुएसिव टेक्स्ट, तो उसमें हमेशा वन साइड की बातें करी गई होती है, ठीक है ना, समझ आ गया। और एक ही साइड के इमोशंस होते हैं और लॉजिक होता है, समझ आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ओपिनियन पीस हो गए, ठीक है,
लेटर्स टू द एडिटर हो गया। तो सब में देखा होगा आपने कि इसमें एक साइड की बात ही हो रही होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, पॉलिटिकल स्पीच, ठीक है ना, जो ये नेता वगैरह स्पीच देते हैं और जो वो लिखित में भी स्पीच होती है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड की बातें हो रही होती है, अपनी अपनी बातें हो रही होती हैं कि भाई वो जो रीडर है ना उसको मान ले वैसी बातें, ठीक है। जैसे एक पॉलिटिकल स्पीच थी उसको वैसा मान ले, ठीक है, ताकि उसको वोट दिया है, तो उसको परसुएड करा जा रहा है, ठीक है। अब लेटर्स टू एडिटर में कोई किसी की समस्या हो गई, उसने लेटर एडिटर में लिख दिया भाई, ठीक है, और एडिटर ने उसको पब्लिश कर दिया। अब वो समस्या को लोग ऐसा भी मान ले, ठीक है ना, तो ऐसा हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है कि भाई ये 100% शुद्ध है, ठीक है, यानी प्योर है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है आपको कि ये क्या है, ये प्योर है। आपको परसुएड करा जा रहा है कि भाई तू इसको रीड कर और मान ले ऐसा, ठीक है, परसुएड कर, तो इसको हम बोलते हैं परसुएसिव टेक्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में बता रखा, तो बोला है कि भाई हमें ये सब कम करना चाहिए, ठीक है। पढ़ ही देता हूँ आपके लिए, यू शुड रिसाइकल बिकॉज इट हेल्प सेव एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि जो प्लास्टिक वगैरह है जो हमें अर्थ को सेव करना चाहिए, जो रिसाइकलिंग हमें करनी चाहिए, तो यहाँ पर तो परसुएड करा जा रहा है कि हमें ऐसा कर मानना चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छी बात है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल से कहा जाएगा योगा, ठीक है। ऐसी बुक जो आपको योगा के बारे में बता रही होती है, जो डिफरेंट टाइप के जो योगा होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, भाई इसको ऐसे करो, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। टू गिव इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेन हाउ टू डू समथिंग स्टेप बाय स्टेप। आप कोई कुकिंग के लिए अगर ऐसी बुक लाता है तो उसमें बताते हैं भाई कि पहले इतना पानी लो, फिर उसके बाद इतना चम्मच ये डालो, तो चम्मच वो डालो, ऐसे पकाओ वैसे पकाओ, फलान ढिमकाना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा पर्पस हो जाएगा, ठीक है। किसी में इंस्ट्रक्शन देना कि बताना, टू एक्सप्लेन हाउ टू डू समथिंग स्टेप बाय स्टेप, तो क्या हो जाएगा हमारा इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो फीचर की मैं बात करूं उसकी, ठीक है, कि इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस, ठीक है ना। जब योगा की हम बात करते हैं, जब मान लो योगा सीखना चाहते हैं तो उसमें क्या हो रखा होता है कि पहले सीधे खड़े हो जाओ, फिर दोनों हाथ ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तो ये सब समझ रहे हो। तो ये हमें सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कि हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हम वो चीज़ सीख पाएँ और कर पाएँ, ठीक है ना। ऑफन यूजिंग नंबर्ड और बुलेट पॉइंट्स, ठीक है ना, तो उसमें सीरियल वाइज नंबर रख देते हैं 1 2 3, या बुलेट पॉइंट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, कि पहले ये वाला करो, फिर ये वाला करो, फिर ये वाला करो, समझ आ गया भाई। और दे इंक्लूड क्लियर डायरेक्ट लैंग्वेज, ठीक है ना, बहुत क्लियर और घुमाए फिरा के बातें यूज नहीं करते, डायरेक्ट, ताकि समझ आ जाए स्टेप जो है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या आप देख सकते हो, रेसिपीज हो जाएंगी, ठीक है, हाउ टू गाइड्स, बहुत सारे होते हैं ना, गाइड वाली बुक होती है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन फॉर असेंबलिंग फर्नीचर, मतलब कि फर्नीचर को घर में कैसे असेंबल करें, कैसे लगाएं, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन हो गया। कोई रेसिपीज बुक हो गई, ठीक है, कोई गाइड करने की बुक हो गई, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो। अगला है हमारा आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, ठीक है ना। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहस करना किसी भी मुद्दे को लेकर। मान लो टॉपिक ले लिया मैंने ए, इसको लेकर यहाँ से भी कोई बहस कर रहा है, इसको मान लो सी बंदा बहस कर रहा है, और यहाँ से कोई डी व्यक्ति जो है इस ए को लेकर बहस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हो जाएगा। ऐसा टेक्स्ट जो आर्गुमेंट को दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हो जाएगा। तो पर्पस की मैं बात करूँ, टू प्रेजेंट एन आर्गुमेंट एंड सपोर्ट इट विद एविडेंस एंड रीजनिंग, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर कि प्रेजेंट करना एक आर्गुमेंट को टू सपोर्टेड विद एविडेंस एंड रीजनिंग, यानी कि किसी भी आर्गुमेंट को प्रेजेंट करना टेक्स्ट में, उसको एविडेंस के साथ और रीजन के साथ भी, ठीक है ना, और दोनों साइड के, ठीक है ना। परसुएसिव टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, परसुएसिव टेक्स्ट मैंने पढ़ा था कि भाई उसमें केवल वन साइड की बातें हो रही होती है, लेकिन आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में क्या होता है, इसमें दोनों साइड की बातें हो रही होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि फीचर की बात करूँ, ठीक है, अनलाइक परसुएसिव टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, बता भी दिया था, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ एन इशू, ठीक है, कोई भी इशू है ना, कोई भी ए इशू है, तो उसके अच्छे फायदे ही बताए जाएंगे और उसकी बुराइयां ही बताई जाएंगी, ठीक है, इसके नुकसान फायदे दोनों बताए जाएंगे किसी भी चीज़ के, ठीक है ना। लेकिन परसुएसिव में केवल एक ही चीज़ बताई, बुराई बताई जाएगी तो बुराई ही बताएंगे, भाई हाँ इसकी बुराई ही होती है, तो उसकी अगर अच्छाई बताएंगे तो अच्छाई ही बताएंगे। लेकिन आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में क्या होता है, जो कि दोनों साइड को सपोर्ट करते हैं एक चीज़ की, ठीक है ना, समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया है।
ऑफ एन इशू बिफोर ड्राइंग अ कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचने तक वो क्या दोनों साइड की बातें इसमें हो रही होती है। ऐसे टेक्स्ट में तो उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, ठीक है ना। और दे रिले ऑन लॉजिक एंड एविडेंस, ठीक है, हवा में बातें नहीं होती हैं, उसमें लॉजिक की होती है, लॉजिक होता है और एविडेंस के ऊपर बात होती है, तभी क्या किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अगर वो एविडेंस उसके सही खिलाफ है तो हाँ भाई उसको मान लिया जाता है, ठीक है ना। और रैदर देन जस्ट इमोशनल अपील्स, इसमें कोई इमोशनल स्पीच नहीं होती। पॉलिटिकल में क्या होती है, इमोशनली क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली स्पीच होती है। जो टेक्स्ट अगर हमारे होते हैं पॉलिटिकल स्पीच वाले तो उसमें क्या इमोशनली ज़्यादा बातें हो रही होती है। लेकिन आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में कभी भी क्या है इमोशनल अपील नहीं की जाएगी, एविडेंस की बात होगी, लॉजिक की बात होगी, फैक्ट्स की बात होगी, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएंगे हमारे आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के आप देख सकते हो रिसर्च पेपर्स, ठीक है, जो किसी भी टॉपिक को लेकर रिसर्च कर रहे होते हैं ना। मान लो कि अगर बात कर रहे हैं ओबेसिटी की यानी कि मोटापे की, इस पर किसी ने रिसर्च करी, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने क्या करी, रिसर्च करी, तो ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, इसके मेन रीजन क्या है, तो हर चीज़ बताई जाएगी, ठीक है ना, इसका मेन कारण क्या है। तो रिसर्च पेपर हमारे आ जाएंगे, एसेज आ जाएंगे, ठीक है, एंड डिबेट आर्टिकल्स आ जाएंगे। डिबेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, अब मान लो कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, क्या बात हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे भी बताए जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे ही बताए जाएंगे और इसके नुकसान ही बताए जाएंगे। दोनों साइड की बातें हो गई ना, समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो डिबेट कहते हैं, डिबेट में क्या होता है, एक किसी टॉपिक के फोर में बोलता है और एक अगेंस्ट में बोलता है, यानी कि उसके खिलाफ बोलता है और एक उसके बारे में बोल रहा होता है, तो डिबेट आर्टिकल्स बोलते हैं। डिबेट आर्टिकल्स एक तरह से हम बोले तो ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट का क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी आप ये सब एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, को कैसी लगी, समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, eklavya.ignu.com। अगर आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारी इस वेबसाइट पर ignufreeassignment.com, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, ठीक है।